हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज इस वीडियो में हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्लास नाइन्थ में पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो, पोलिंग का मतलब क्या होता है? जिस दिन हम वोट डालते हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट एंड पोल देयर वोट। भाई फाइनल डे होता है जिस दिन हम वोट डालते हैं, वोट डालने वाला दिन होता है ना, उस दिन को बोला जाता है बेटा पोलिंग। ठीक है। और काउंटिंग मतलब जो सभी दैट दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। उसी दिन को क्या क्या किस दिन से नाम जाना जाता है? इलेक्शन डे। एवरी पर्सन, हर एक आदमी जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो पोलिंग बूथ पर जाता है और वहाँ पर जो उसके आसपास के एरिया, उसके घर के आसपास होता है, या मोस्टली जैसे गाँव में बेटा ये ना, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उन्हीं के अंदर ये पोलिंग बूथ होता है। वहाँ पर जाके सभी अपना अपना वोट डालते हैं। बट एक ये क्वेश्चन एनटीएससी में आया था एक बार। देखो, वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, द बूथ के अंदर जब जाता है एक बार, देन द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर। उसके बाद में अंदर जाने के बाद में जो इलेक्शन ऑफिसर्स वहाँ पर बैठे रहते हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका आई कार्ड वगैरह देखकर, अपनी वोटर लिस्ट में उसका नाम देखकर। ठीक है। फिर उसकी पुट ए मार्क ऑन हिज और हर फिंगर। फिर उसके फिंगर पर जैसे यहाँ पर एक निशान लगाते हैं, तो ध्यान रहे जो फिंगर पर निशान लगाना है, इसका मतलब क्या है? ही एंड सी अलाउ टू कास्ट हिज और हर वोट। ये इसका मतलब है कि उसने वोट डालने की परमिशन मिली है, ना कि उसने वोट डाला है। यही आया था एनटीएससी में कि ये जो ये फिंगर पर जो इंक लगाना है, उसका मतलब क्या है? कास्ट वोट है या अलाउ दी, या टू गिव द परमिशन टू कास्ट हिज और हर वोट। ठीक है। अब देखो, तो ये वोट मतलब उसको वो परमिशन मिल जाती है। फिर उसके बाद में वो अर्लियर दी वोटर, स्टार्टिंग में क्या होता था बेटा, वहां पर एक बैलेट पेपर होता था। बैलेट पेपर क्या होता है? जैसे एक पेपर है, उसके ऊपर हर एक पार्टी के कैंडिडेट का नाम, जैसे कांग्रेस पार्टी का सिंबल और उस कैंडिडेट का नाम, और उसके सामने उसका एक बॉक्सा होता था, तो उसके सामने टिक लगाना होता था, ये यस और नो। ठीक है। उसके सामने टिक लगाना होता था। अनपढ़ लोग होते थे, उसके सामने बॉक्स में अंगूठा लगा देते थे। ठीक है। तो उसको बोला जाता है बेटा बैलेट पेपर। जैसे ये है यहाँ पर बैलेट पेपर। बैलेट पेपर क्या है? अर्लियर वोटर यूज्ड wanted to his or her stamp on the ballot paper. A ballot paper is a paper of sheet or paper on which the name of the contesting candidates along with the party name and symbol are listed. मतलब कैंडिडेट का नाम, उसका पार्टी और उसका सिंबल, उसके सामने उसका बॉक्स होता था, उसके सामने आपको टिक लगाना होता था। ये होता था बैलेट पेपर। बट आज के टाइम में क्या स्टार्ट हो गया है बेटा? ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब आपको ये बताना है मुझे कि इंडिया में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कब स्टार्ट हुई थी और कौन से स्टेट से स्टार्ट हुई थी। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और मुझे खुद बताओगे। ठीक है। हाँ, अब देखो, अब एक बार जैसे वंस दी पोलिंग इज ओवर, जैसे पोलिंग ओवर हो जाता है, दी ईवीएम्स आर सील्ड। जैसे ईवीएम मशीन अभी भी ईवीएम से हो रहा है, तो सारी ईवीएम मशीन को सील कर दिया जाता है एंड सिक्योर प्लेस, और सिक्योर प्लेस पर उसको भेज दिया जाता है। उसके कुछ दिन बाद में ऑन द फिक्स्ड डेट, एक फिक्स डेट पर ऑल ईवीएम मशीन, सारी ईवीएम मशीन्स को, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की ईवीएम मशीन्स को एक साथ ओपन किया जाता है और काउंटिंग की जाती है। वोटर सिक्योर्ड मतलब कैंडिडेट्स जो होते हैं वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसको काउंटिंग करते हैं कि भाई कितना किस कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं। एजेंट्स, ठीक है। और जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं और तो वही विनर कैंडिडेट हो जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ठीक है। तो ये होता है बेटा वोटिंग और पोलिंग डेट और काउंटिंग। ठीक है। तो ये फाइनली काउंटिंग हो गई। अब उसके बाद में देखो, अब एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक बचा है। मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, हमारे यहाँ पर है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, सॉरी इलेक्शन कमीशन के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं आपके लिए। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताती हूँ व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हमारे इंडिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है, वो देखो एक बार। देखो, जैसे न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन रिपोर्ट ऑफ रेफर टू दी सच एलिगेशंस, मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग्स। अब देखो कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे
inclusion of the false name and inclusion of the genius names in the voter list means जैसे कई बार जैसे ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बारे में ये भी है कि भाई ये क्या ये सही है या गलत है। कई बार ऐसा होता है जैसे वोटिंग से पहले जब वोटर लिस्ट तैयार की जाती है उस टाइम पर जो वोटर लिस्ट आती है उसमें नाम मेल का होता है, उसके सामने फ़ोटो फीमेल की लगी हुई है। तो होता है ऐसा, कई बार इस तरह की मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, पर उसको तुरंत ठीक कर दिया जाता है। मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी, मिस यूज़ भी किया जाता है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ऑफिशियल्स के द्वारा, रूलिंग पार्टी जो होती है उसके द्वारा। ठीक है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी, एक्सेसिव यूज़ तो होता ही है, जैसे 15 लाख और 10 लाख रुपए है। ठीक है, कैंडिडेट है ना, 10 लाख और 15 लाख रुपए मैक्सिमम यूज कर सकता है, लोकसभा में 15 लाख, बट यहाँ पर तो लोकसभा में करोड़ों करोड़ों रुपए से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। ठीक है। इमिडेशन ऑफ द वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे, भाई वहाँ पर वो जो वोटर्स होते हैं उनको डरा धमका के वोट ले लिया जाता है। ये इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। अब हमारे इन सारी चीज़ों को किस तरह से क्या किया जाए कि हमारे जो इलेक्शंस हैं उनको डेमोक्रेटिक बनाया जाए। और डेमोक्रेटिक कैसे होगा? सभी के लिए इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, सभी के लिए इक्वली मतलब ट्रांसपेरेंसी होगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों ने डरा धमका के किसी को और वोट ले लिए। तो इस तरह की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं? तो सबसे मेन जो है वो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इसके लिए मैंने आपको बताया कि मैं आपको अलग से एक अभी वीडियो बना दूंगी इलेक्शन कमीशन के बारे में, ताकि चैप्टर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। इलेक्शन कमीशन है बेटा आर्टिकल 324 में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। उनमें से एक मेंबर उसका हेड होता है। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारा इंडिया का होता है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है? या तो 6 साल होते हैं या 65 ईयर्स एज हो जाए, ध्यान रखना। जैसे मान लो, क्योंकि ये इतनी बड़ी पोस्ट है इलेक्शन कमिश्नर की, बहुत बड़ी पोस्ट है, तो इतनी बड़ी पोस्ट पर ये समझो कि जो रिटायरमेंट का टाइम होता है उसी रिटायरमेंट के टाइम के आसपास ही किसी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। अदरवाइज बहुत लंबे टाइम के लिए किसी को इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाया जाता। ध्यान रखें इस चीज़ को। ठीक है। तो इलेक्शन कमिश्नर का टाइम पीरियड कितना होता है बेटा? 6 साल या 65 ईयर्स, दोनों में से पहले जो भी हो जाए, उसकी एज 65 ईयर्स हो जाए। ठीक है। अगर पहले वो हो गया तो उसको मतलब हटा दिया जाएगा, या 6 साल कंप्लीट हो गए तो उसको वहाँ से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, रिज़ाइन देना पड़ता है, मतलब रखते ही इतने टाइम पीरियड के लिए हैं। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है बेटा, ये क्या कह रहा थी? आंसर ऑफ दिस ऑल क्वेश्चन। भाई ये सब कुछ है हमारे, क्या हमारे इंडिया में रूलिंग पार्टी की नहीं चलती है क्या? मतलब फ्री और फेयर इलेक्शंस होना पॉसिबल है इतने बड़े कंट्री में? तो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने आपको बताया कि यस इट इज़ पॉसिबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थ्रू द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन के पास में बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा? In our country elections are conducted by the independent and very powerful election commission. Elections, ध्यान रहे, सारे elections कौन conduct करवाता है? Election commission. ठीक है। But it enjoy the same kind of independence that the judiciary enjoy है। जैसे जुडिशरी हमारी बिल्कुल अलग है, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी उसी की तरह से इंडिपेंडेंट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अच्छा अब आप बताइए कि अभी हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? सुनील अरोड़ा। नोट कर लेना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? सुनील अरोड़ा। अच्छा, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। ये इस तरह के क्वेश्चंस याद कर ले। सुकुमार सेन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हमारे सुकुमार सेन थे। और अभी एट प्रेजेंट हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। अच्छा, अब आप ये एक क्वेश्चन मुझे खुद बताइए कि इलेक्शन कमीशन है हमारा, वो सेटअप कब हुआ था? फर्स्ट इलेक्शंस कब हुए थे? 1952 में। ठीक है। फर्स्ट इलेक्शंस इन इंडिया, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया।
ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारा है ये अपॉइंट कौन करता है बेटा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ध्यान रहे प्रेसिडेंट के पास में बहुत ज़्यादा पावर्स है। और अगर मैं वैसे आपको कहूँ कि अपॉइंट करने की पावर सबसे ज़्यादा किसके पास में है? प्रेसिडेंट के। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है तो प्रेसिडेंट के पास में, और स्टेट गवर्नमेंट की बात है तो आपके गवर्नर के पास में। ठीक है। बट वंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। ध्यान रहे एक बार अगर उसको अपॉइंट कर दिया तो वो किसी के लिए भी उत्तरदायी नहीं है, किसी को भी आंसर नहीं दे सकता है, वो इतनी ज़्यादा पावर है उसके पास में। Even if the ruling party of the government does not like what the commission does, it virtually impossible for it to remove the chief election commissioner. Means यहाँ तक कि ये जो रूलिंग पार्टी है उसके पास में भी कोई पावर नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग उस इलेक्शन कमीशन को चलाए। मीन्स यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है उसके पास में भी कोई पावर नहीं किसी भी तरह की कि वो इलेक्शन कमीशन को अपने अकॉर्डिंग चलाए। और इलेक्शन कमिश्नर को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसको रिमूव करना, उसको अपने पोस्ट से हटाना नॉर्मली नहीं हो सकता। जैसे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है, इम्पीचमेंट, महाभियोग, सेम उसी प्रोसेस से इम्पीचमेंट से ही आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन दी वर्ल्ड सच एज वाइड रेंज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। जैसे हमारे जो इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन के पास में जो पावर है, वर्ल्ड में भी हैं कुछ इलेक्शन कमिश्नर जिनके पास में इतनी सारी पावर है। देखो क्या क्या है हमारे यहाँ की इलेक्शन कमीशन की पावर्स। इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी आस्पेक्ट टू कंडक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन कमीशन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। मीन्स ये सारे डिसीजंस, इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, कंट्रोल करवाना, उसका अनाउंसमेंट करना, डिक्लेरेशन करना रिजल्ट का, ये सारे काम कौन करता है बेटा? इलेक्शन कमिश्नर। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट को भी कौन इम्प्लीमेंट करता है? इलेक्शन कमिश्नर। पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। और जो भी कैंडिडेट या इसको वायलेट कर देता है इनके लॉज को, उनको पनिशमेंट भी कौन देता है? ध्यान रहिए उनको पनिशमेंट कौन देता है? इलेक्शन कमीशन। ठीक है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, ध्यान रहे जब इलेक्शन चलते रहते हैं इलेक्शन पीरियड के टाइम पर, तो जो ड्यूटी पर काम करने वाले होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करें। ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर की इट चांस टू विन द इलेक्शंस और ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल से ट्रांसफर भी कर सकता है। ये सारे मीन्स सारी गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कर सकता है। ये सब कुछ किसके अंडर में होता है बेटा? इलेक्शन कमिश्नर के। व्हेन द इलेक्शंस ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन नॉट द गवर्नमेंट। बताया ना कि वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होते, वो इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में होते हैं। ठीक है। हाँ, इलेक्शन कमीशन के बारे में बेटा इससे ज़्यादा डिटेल में मैं आपको करवाऊंगी एक एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बस इसमें सिर्फ इतना ही समझे कि इलेक्शन कमीशन है हमारे इंडिया में, वो बड़ा इंडिपेंडेंट है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट है उसका पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन। जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन है वो हमारे इंडिया में है, वो बहुत ज़्यादा है। लोगों का पार्टिसिपेशन है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है वोटिंग में। जैसे यहाँ पर एक ये दे रखा है, डायग्राम दे रखा है यूके और इंडिया का। यहाँ हमारे इंडिया में देखिए 1991 से और 2005, इंडिया ब्लू कलर है, तो यहाँ हमारे पार्टिसिपेशन है या पहले कुछ आगे बढ़ा, फिर उसके बाद में अभी हमारे यहाँ पर इंडिया में पार्टिसिपेशन लोगों का है वो क्या हो रहा है बेटा? कम हो गया। ठीक है। और उसके बाद में यूके में भी इसी तरह का है, यूनाइटेड किंगडम में भी डाउन जाता जा रहा है, पहले बहुत ज़्यादा फिर अब कुछ ऊपर उठा है। ठीक है। हमारे इंडिया में तो लगातार ही क्या हो रहा है बेटा? डाउन ही जा रहा है, 58 फिर 62 60 फिर मीन्स हमारे यहाँ इंडिया में लोगों का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। मीन्स हमारे इंडिया में जो कॉमन पीपल हैं उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। ध्यान रहे मीन्स हमारे इंडिया में जो पुअर पीपल, इलिटरेट पीपल और अंडर प्रिविलेजेड जो पीपल हैं उनका वोटिंग में जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा है, जबकि अपर सेक्शन है उनका हमारे यहाँ पर वोट्स में पार्टिसिपेशन नहीं होता है बिल्कुल भी। जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में पुअर पीपल से पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि जो हायर जो क्लासेस है
अपर सेक्शन है सोसाइटी का, वहाँ पर पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होता है। ये कुछ वो दिखाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स, एक्सेप्टेंस मीन्स यहाँ अब जो इलेक्शंस हो गए, जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया है, वो इलेक्शन कमीशन के जो रिजल्ट है उसको मोस्टली अगर एक आध पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो हमारे इंडिया में सभी उस चीज़ को, उस इलेक्शंस को, उस इलेक्शन के रिजल्ट को सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई भी उस चीज़ के अगेंस्ट में नहीं जाता। हाँ, 2-4 दिन बातें चलती रहती हैं कि ईवीएम मशीन हैक कर रखी थी, ईवीएम मशीन्स को ऐसे सेटअप कर रखा था, वो कर रखा था, बट हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। सभी उस चीज़ को उस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, कुछ आउटकम्स हैं हमारे यहाँ पर इलेक्शंस के, वो आपको बताते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ पर इलेक्शंस का जो आउटकम है, रिजल्ट है, हमेशा ही उसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बता रखा है, दी रूलिंग पार्टीज फ्लुएंटली लॉस इलेक्शंस इन इंडिया। हमारे इंडिया में हमेशा ऐसा हुआ है कि जो रूलिंग पार्टी है ना, वो इलेक्शंस को हारी जाती है, छोड़ ही देती है, हारती है हमेशा। बोथ हैड नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल, या तो कहीं स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर। इन फैक्ट एवरी 2 आउट ऑफ 3 इलेक्शंस, सच्चाई तो ये है कि हर एक 3 इलेक्शंस में से 2 इलेक्शंस हेल्ड इन लास्ट 15 ईयर्स रूलिंग पार्टी लॉस्ट, ठीक है। मीन 3 में से 2 इलेक्शंस तो हमारे रूलिंग पार्टी है वो हारी जाती, कोई एक ही इलेक्शन जीतती है, ठीक है। इन द यूएस एन इंकुम्बेंट का मतलब होता है बेटा सीटिंग, क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लॉस इलेक्शन। जबकि वहाँ यूरोपियन कंट्रीज में या यूएसए में क्या है, वहाँ पर जो वो कभी कभी हारते हैं इलेक्शंस को। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग मीन्स लगभग आधे से ज़्यादा जो एमपी एमएलए है ना, वो हमारे इलेक्शंस हार जाते हैं। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है, एक बार जो जीत गया मोस्टली मतलब जीतता ही रहता है, बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। एक बार किसी को जिता दिया, दूसरी सेकेंड टाइम हम उसको क्या करेंगे, हरा भी देते हैं, ठीक है, रिजेक्ट भी कर देते हैं। कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी बाइंग वोट्स, हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट्स को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा बहाया। दोज हु नॉन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन, या कोई क्रिमिनल कनेक्शन से है वो मोस्टली इलेक्शन हार जाते हैं, ठीक है। बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट्स इलेक्शंस, अगर कुछ डिस्प्यूट्स को छोड़ दिया जाए, then the election outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party। यहाँ पर अगर कुछ एक इलेक्शन के डिस्प्यूट्स को छोड़ दिया जाए तो इलेक्शंस के आउटकम्स को यूजुअली लोगों का निर्णय मानकर हारने वाली पार्टी के द्वारा भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कि भी लोगों का निर्णय यही था तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आज इस चैप्टर को लगभग कंप्लीट हो गया बेटा। एक इलेक्शन कमीशन के बारे में एक अलग से वीडियो बनाती हूँ मैं आपके लिए, और एक अलग वीडियो बनाऊंगी चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो है ये, 5-5, 10 मैक्सिमम 10-10 मिनट की वीडियोस होंगी। उसके बाद में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्यूशंस भी आपके पास में सेंड कर दूँगी। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ में दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। ओके बेटा।